नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पर अधिकारों को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच चल रहे विवाद को जल्द निपटाने के लिए चुनाव आयोग अब तेजी से जुट गया है। आयोग ने सोमवार यानी कि 20 नवंबर को इसे लेकर लंबी सुनवाई की। इस दौरान शरद पवार गुट ने पार्टी पर अधिकारों को लेकर अजित गुट की ओर से पेश किए शपथ पत्र को फर्जी बताया और चुनाव आयोग से इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराने की मांग की। शरद पवार गुट ने इस दौरान अपने समर्थन में कई दस्तावेज भी पेश किए। आयोग ने सोमवार को शरद पवार गुट को करीब 3 घंटे तक सुनने के बाद इस मामले की अगली तिथि 24 नवंबर तय की है। इस दौरान वो शरद पवार गुट को फिर सुनेगी। वही आयोग इस मामले को 28 नवंबर को फिर से सुनेगा। इस बीच शरद पवार गुट की ओर से सुनवाई के दौरान शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। इस दौरान आयोग के सामने शरद पवार गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। शरद पवार ने इस दौरान अजित पवार गुट की ओर से समर्थन में पेश किए गए पार्टी के कई पदाधिकारियों को अपने पक्ष में होना बताया। इस दौरान उन्होंने इन सभी पदाधिकारियों को आयोग के सामने व्यक्तिगत उपस्थित होने और बयान दर्ज कराने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की ओर से देरी किए जाने पर सोमवार को सवाल उठाया। राज्यपाल की खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्यपालों को पक्षकारों के अपनी शिकायतें लेकर शीर्ष अदालत के पास जाने तक इंतजार क्यों करना चाहिए। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनवरी 2020 से विधेयक लंबित होने का जिक्र किया और कड़े सवाल करते हुए पूछा कि राज्यपाल 3 साल से क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बिल 2020 से लंबित है, वह 3 साल से क्या कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या राज्यपालों के कार्यालय को सौंपे गए संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में देरी हुई है। कोर्ट इस सवाल पर भी विचार करेगी कि क्या कोई राज्यपाल विधेयकों को विधानसभा को वापस भेजे बिना या राष्ट्रपति को भेजे बिना अपने पास रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीमान अटॉर्नी, राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन विधेयकों का निपटारा कर दिया है। हमारी चिंता यह है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया था। ये विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल ने अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद निर्णय लिया। चिंता किसी विशेष राज्यपाल के आचरण से संबंधित नहीं है। मुद्दा यह नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि यह है कि क्या संवैधानिक कार्यों को करने में सामान्य तौर पर देरी हुई है। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब सामने आई है जब राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में उन 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था जो पहले सदन द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन राज्यपाल रवि द्वारा लौटा दिए गए। सत्र के दौरान स्टालिन ने राज्यपाल पर बिल लौटाकर विधानसभा और राज्य के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल रवि ने बिना कोई कारण बताए बिल वापस कर दिए हैं। कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों को कवर करने वाले विधेयकों को शनिवार को राज्य विधानसभा ने फिर से मंजूरी दे दी। इससे पहले 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि द्वारा की गई देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन पर 12 कानूनों को दबाकर रखने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की भी सहायता मांगी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलावा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 7 गारंटियों के अलावा कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें: एमएसपी के लिए कानून बनेगा, 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज किसानों को देंगे, आरटीआई का दायरा बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किया जाएगा, घुमंतु समुदाय की बेहतरी के लिए चरवाहा कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी, नए मॉडल स्कूल खोलने के साथ ही नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, राजीव गांधी छात्रवृत्ति का विस्तार किया जाएगा,
हर गांव को आधुनिक बनाने का वादा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान की स्थापना, महिलाओं को 400 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी योजना में 50 लाख तक का इलाज फ्री, ओपीएस के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख नए रोजगार का सृजन, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा के लिए मासिक कूपन, मनरेगा की रोजगार अवधि 150 दिन की जाएगी, गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले 7 गारंटियों की भी घोषणा की थी। हर साल महिला मुखी को एक मुश्त 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कामधेनु योजना में 2 पशुओं की मृत्यु पर 45,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों और पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। छात्राओं को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। ओपीएस पर कानून बनेगा। इनमें से कुछ घोषणाएं ऐसी है जो राजस्थान 2030 विजन का हिस्सा है, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, किसानों को 2 लाख तक ब्याज मुफ्त कर्ज, पंचायत स्तर भर्ती की नई योजना। कांग्रेस की गारंटियों ने पहले से ही बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी थी। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। टनल के अंदर से मजदूरों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद हर कोई राहत की सांस ले रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सुरंग के अंदर मजदूरों की स्थिति कैसी है, इसको देखने के लिए एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरा भेजा गया, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ नजर आ रहा है कि सभी मजदूर अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कैमरे की मदद से अंदर की स्थिति का पता चल पा रहा है। अंदर लाइट की पूरी व्यवस्था है। वीडियो में मजदूरों को सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहने हुए देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे लोगों तक एक वॉकी टॉकी भी अंदर भेजा गया है। मजदूरों से फिलहाल पाइप के जरिए बात की जा रही है। सभी मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। इसके अलावा मजदूरों को अब खाने में खिचड़ी, दलिया, फ्रूट्स और अन्य हल्के खाने के सामान भेजे जा रहे हैं। अंदर फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों की एक टीम ने साइट का आकलन करते हुए आश्वासन दिया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि 12 नवंबर की सुबह निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। रिकवरी की बात की है, अभी मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी रिकवरी मिली गई, लेकिन मुझे लगता है कितना टाइम लगेगा? आई थिंक स्पोर्ट्समैन हैव टू मूव ऑन। आप ये नहीं कह सकते कि एक धक्का लगा उसको सारी उम्र, नहीं। आई थिंक ये फैंस के ऊपर होता है। स्पोर्ट्समैन हैव टू मूव ऑन। यू हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। जो निकल गया उसको अनडू तो कर नहीं सकते, लेकिन जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। दैट्स व्हाट द स्पोर्ट्समैन इज ऑल अबाउट। इसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, आई डोंट हैव टू से। आपने सब कुछ देखा तो है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। थकावट भी इसका कारण, फिटनेस भी रही। हार जाओ तो आप सब कुछ बोल सकते हो, जीत जाओ तो सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस समय ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। यस, फाइनल हर्डल नहीं क्रॉस हुआ। ये गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, वही स्पोर्ट्समैन है। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि वह महज 7 मिनट में इजराइल को तबाह कर सकते हैं। दरअसल एक साल में 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पेश कर ईरान ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। दोनों ही मिसाइलों को लेकर ईरान के दावे ही सामने आए हैं। ईरान ने इन्हें अभी तक अपनी सेना का हिस्सा नहीं बनाया है। सबसे ज्यादा चर्चा है फतेह 2 की।
दावा किया गया है कि यह अमेरिका और इजराइल के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी भेज सकती है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल फतेह-2 जैसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सच क्या है यह तो ईरान ही जाने, लेकिन अगर दावों पर भरोसा किया जाए तो दुनिया एक अलग ही विध्वंसक दिशा में जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। चलिए आपको ईरान के सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-2 की खासियत बता देते हैं। दावा है कि फतेह-2 अमेरिका और इजराइल के एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी भेज सकती है। यह 1400 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यह 5.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वार कर सकती है। यह रडार या किसी भी डिफेंस कवच की पकड़ में नहीं आ पाएगी। रडार इन्हें तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक ये जमीन के बहुत करीब नहीं आ जाते, और जब तक वे संकेत देंगे तब तक ये अपना काम कर चुके होंगे। इसका निशाना सटीक होगा। लक्ष्य को भेदने में ये मिसाइलें बैलिस्टिक से भी ज्यादा सक्षम होंगी। इसमें हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जो स्पीड को बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से खुद को बचाना किसी भी देश के लिए एकदम आसान नहीं होने वाला है। इसकी स्पीड इसे बैलिस्टिक मिसाइल से भी अलग करती है और इसे अलग बनाती है। गौरतलब है, जब फतेह-2 को पेश किया गया तो ईरान के सर्वोच्च नेता खुमैनी खुद सामने आए। उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत कम, इजराइल हमास युद्ध पर ज्यादा बोला। इजराइल को हारा हुआ घोषित कर दिया, युद्ध दोषी मान लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस, चीन और अमेरिका के पास यह प्रणाली है, लेकिन अमेरिका अभी चीन, रूस से इस मामले में थोड़ा पीछे है। ईरान ने प्रदर्शन के दौरान पश्चिमी देशों के शक का भी जवाब इस रूप में दिया है कि जब इसका इस्तेमाल होगा तो सारे के सारे शक भरोसे में बदल जाएंगे। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.